नमस्कार, मैं हूँ आनंद विजय सिंह और आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग एक बार फिर से मिल रहे हैं, बातचीत शुरू करते हैं और आज बातचीत हम करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। चुनाव की घोषणा के बाद अब प्रचार का काम शुरू हो गया है और पहले चरण के मतदान के लिए अब धुआंधार प्रचार है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, हर दल के, गठबंधन के, वो आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, अपने अपने गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और इस बीच महागठबंधन और फिर एनडीए, दोनों गठबंधनों का अपना एक मैनिफेस्टो भी सामने आ गया है। इस मैनिफेस्टो के जरिए वो बता रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी 2025 के इस विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद, तो फिर उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। रोजगार के बारे में उन्होंने बताया है कि रोजगार किस तरह से वो देंगे, महिलाओं के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, किसानों के वेलफेयर के लिए, युवाओं के वेलफेयर के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में, सड़कों की कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, और यहाँ तक कि इंडस्ट्री यहाँ पर बिहार में हो, जिससे कि रोजगार की अवसर यहाँ पर उत्पन्न हो और फिर पलायन जो एक बड़ी समस्या है उससे लोगों को निजात मिले और लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, अपना घर बार छोड़कर वो यहीं रहें और यहीं पर उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे, नौकरी यहाँ पर उनको मिलेगी और फिर वो यहीं पर अपना काम भी करेंगे और अपने घर पर भी रहेंगे। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा सवाल है और उसको लेकर भी दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है। हालांकि एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई गिरावट नहीं आई है, सख्ती है उसी तरह से, लेकिन एनडीए के या एनडीए की सरकार के दावे को खारिज महागठबंधन कर रहा है और चुनौती भी दे रहे हैं। तेजस्वी मंच से कह रहे हैं कि अगर कोई भी अधिकारी चुनाव में गड़बड़ी करता हुआ पाया जाएगा तो जब उनकी सरकार बनेगी तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ये भी वो ऐलान कर रहे हैं। अब ये तो सारी बातें हैं जो मन से कही जाती हैं, लेकिन इस बीच प्रचार जोरों पर है, नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की दो दिन की सभाएं भी हुई हैं, वहाँ समस्तीपुर भी गए, बेगूसराय भी गए, उसके बाद दरभंगा भी गए, मुजफ्फरपुर भी आए प्रधानमंत्री का एक दौरा और भी होने वाला है। 2 तारीख को वो आरा भी जाएंगे और वहाँ से शाहाबाद की जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चुनौती वाला एरिया है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिहाज से, उस इलाके में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरा से वो शाहाबाद की 22 सीटों के लोगों को, वहाँ के मतदाताओं को एक तरह से संबोधित करेंगे और अपील करेंगे। 15 यानी कि 2015 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 2015 के विधानसभा चुनाव में भी ये पूरा का पूरा इलाका जो था 22 विधानसभा क्षेत्रों का, उस पर महागठबंधन ने कब्जा जमा लिया था। और 2020 के चुनाव में 2 सीटें आरा और बड़हरा, आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह और बड़हरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के जीते थे। बाकी सभी 20 सीटों पर एनडीए की हार हुई थी, महागठबंधन ने कब्जा जमाया था। बाद में जमा खान पार्टी बीएसपी से जीते थे और वहां से वो पार्टी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। बाई इलेक्शन हुआ जब लोकसभा के चुनाव में तराड़ी के विधायक सुदामा प्रसाद आरा से सांसद बने तो वो सीट खाली हुई, तो वहां पर बीजेपी विशाल प्रशांत वहां से चुनाव जीते, सुनील पांडे के बेटे, जो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो लेकिन जो 2020 का नतीजा था वो यही था। ओवरऑल अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली थी, 19.46% वोट शेयर था। जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटें मिली थी, 15.39% वोट शेयर था और वीआईपी उनके साथ थी, मुकेश सहनी की 4 सीटों पर जीत हुई थी और 1.52% उनका वोट शेयर था। और जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इनका वोट प्रतिशत 0.89% था। उधर महागठबंधन की अगर हम बात करें तो
महागठबंधन में सबसे बड़े दल के तौर पर, या यूं कहें कि विधानसभा में सबसे बड़े दल के तौर पर आरजेडी उभर कर सामने आई थी। आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी, 75 सीटों पर उसे जीत मिली थी, 23.11% उसका वोट शेयर था। उसके बाद कांग्रेस जो कि 70 सीटों पर लड़ी थी, 19 सीटों पर कांग्रेस की जीत मिली थी 9.48% वोट शेयर के साथ। सीपीआई-एमएल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और 19 में से 12 सीटों पर सीपीआई-एमएल ने जीत दर्ज की थी 3.16% वोट शेयर के साथ। सीपीआई और सीपीएम को दो दो सीटें मिली थी, 6 सीटों पर सीपीआई लड़ी थी, 2 सीट पर जीती थी 0.83% वोट शेयर के साथ, जबकि सीपीएम 4 सीट पर लड़ी थी, 2 सीटों पर उसको जीत मिली थी 0.65% वोट शेयर के साथ। और इसके अलावा और भी कई छोटी पार्टियां थी जो कि चुनाव मैदान में थी और उन लोगों ने इस रिजल्ट को काफी प्रभावित किया था। अगर खास करके अगर हम बात करें एनडीए की, तो चिराग पासवान की पार्टी अलग लड़ी थी और एनडीए के नतीजों को चिराग पासवान की पार्टी ने प्रभावित किया था। एक सीट पर जीत दर्ज हुई थी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को और 5.66% वोट शेयर मिला था। इसके साथ ही एआईएमआईएम जिसने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 1.24% वोट शेयर के साथ, और ये एआईएमआईएम का जो वोट शेयर था और जो सीटें थी इसने प्रभावित किया था महागठबंधन को। इसके अलावा बीएसपी को 1 सीट मिली थी, जमा खान जो बाद में जनता दल यूनाइटेड में आ गए, और इंडिपेंडेंट 1 सीट पर जीत दर्ज की थी सुमित कुमार सिंह, नैन सिंह के बेटे, और वो इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार में मंत्री भी थे। 122 मैजिक आंकड़ा, 122 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। एनडीए को 125 सीटें मिली थी और 110 सीटें महागठबंधन को मिली थी। बाद में कुछ सीटों में को लेकर दल बदल भी हुआ, जैसे वीआईपी के जो विधायक थे वो आ गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक जो थे वो आरजेडी में शामिल हो गए। एलजेपी का जो एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह थे वो भी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। इंडिपेंडेंट का सपोर्ट जनता दल यूनाइटेड को रहा ही, नैन सिंह के बेटे सुमित कुमार सिंह का, जो कि मंत्री भी बने थे। तो ये 2020 का था। अब 2025 का जो है वो कमोबेश इसी तरह से है, थोड़ा बदला है। जैसे वीआईपी एनडीए से निकलकर महागठबंधन में आ गई, तो उधर एलजेपी एनडीए में शामिल हो गई। एआईएमआईएम अपने बल पर फिर चुनाव मैदान में है। तो अब जो नतीजे हैं वो ये माना जा रहा है कि क्या इसी तरह का नतीजा 2020 वाला ही नतीजा 2025 में भी आएगा, क्योंकि क्लोज फाइट बताया जा रहा है। अगर क्लोज फाइट है तो फिर नतीजा इसी तरह का होगा। मौसम ने करवट बदला और इस मौसम के करवट बदलने की वजह से जो बारिश हो रही है बिहार में पिछले 1-2 दिनों से, उसकी वजह से प्रचार में भी दिक्कतें आई हैं। एसआईआर की क्या भूमिका होगी? एसआईआर में जो करीब 60 से 65 लाख वोटों के बारे में कहा जा रहा है कि वो कटा है, तो वो किनका कटा है और उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी बातें हैं। हमने आपको बताया कि 2020 का जो चुनाव था वो कैसा था, 2025 का जो चुनाव है उसमें अब जो मुद्दे हैं कमोबेश वही मुद्दे हैं जो 2020 में थे। मुद्दे वही हैं, पलायन का मुद्दा वही है, रोजगार का मुद्दा वही है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा वही है, महागठबंधन की तरफ से जो है सरकार पर जो आरोप लगाया जा रहा है वही है। इस बीच इस चुनाव में एक बड़ी बात ये देखी गई कि गठबंधन में पहले सीटों को लेकर किचकिच हो रही थी, वो हर बार होती है, सब चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, लेकिन बाद में फैसला होता है और फिर एक सहमति बनती है और वो फॉर्मूला सामने आता है कौन कितनी कितनी सीटों पर लड़ेगा। एनडीए की तरफ से भी ये फॉर्मूला आया और सीटों की घोषणा कर दी गई कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, और उसको लेकर फिर थोड़ी नाराजगी भी थी और वो नाराजगी को भी दूर कर दिया गया। लेकिन महागठबंधन की तरफ से आधिकारिक तौर पर सीटों का ऐलान, सीटों की संख्या का ऐलान नहीं किया गया। उम्मीदवार
की घोषणा होती रही, अपने अपने पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाता रहा, आरजेडी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, लेफ्ट पार्टियों की तरफ से, वीआईपी की तरफ से, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये अभी तक साफ नहीं, आज भी साफ नहीं है। हम उसी को मान रहे हैं कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। उसमें 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई वो लोग करेंगे फ्रेंडली फाइट, लेकिन फ्रेंडली फाइट तो कुछ होता नहीं है चुनाव में। खैर, कहीं पर आरजेडी का कांग्रेस के साथ, कहीं पर आरजेडी और लेफ्ट फ्रंट के लोग हैं, कहीं पर वीआईपी का एक अपने ही गठबंधन के दूसरे सहयोगी के साथ वहाँ पर सामना है, आमने सामने है, एक दूसरे के खिलाफ है। तो अब इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी है। दूसरी तरफ यही स्थिति उधर भी थी, लेकिन उसको काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया गया एनडीए में। अब जो इस चुनाव में है सबसे बड़ी चीज कि नतीजे क्या आएंगे। नतीजों को लेकर दावे अभी किए जा रहे हैं, महागठबंधन की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से भी। पहले ये चला कि भाई चीफ मिनिस्ट्रियल फेस कौन है एनडीए की तरफ से, कई बार ये पूछा जाता रहा और कुछ इस तरह के बयान आते रहे, जिससे एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई कि क्या नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। अगर एनडीए की सरकार की वापसी होती है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, ये एक सवाल था। और इसको लेकर जो बयान आते रहे बड़े बड़े नेताओं के, उससे कंफ्यूजन की स्थिति भी पैदा होती रही। लेकिन अब ये साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में सरकार बनेगी अगर एनडीए की वापसी होती है तो। उधर कई बार ये पूछा गया, वोट अधिकार यात्रा साथ साथ तेजस्वी और राहुल गांधी ने निकाली, और उसमें पूछा भी गया कि तेजस्वी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री के फेस हैं, पीएम कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी। तो उसमें ये पूछा भी गया था राहुल गांधी से कि बिहार के लिए क्या तेजस्वी सीएम फेस हैं। तो उन्होंने इस सवाल का जवाब डाल दिया कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए हम लोग सब कुछ एक साथ हैं, और समय आने पर उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। नाम की घोषणा नहीं की, कई दूसरे नेताओं ने भी कांग्रेस के नाम की घोषणा नहीं की। तो इसके बाद अब जाकर अशोक गहलोत ने तेजस्वी के नाम की घोषणा की, और जो खुद को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के, उनको भी घोषित कर दिया गया कि ये डिप्टी सीएम होंगे, और जरूरत पड़ेगी तो और भी अलग अलग वर्ग के लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। और ये कहा जा रहा है कि फॉर्मूला है कि 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। अब अल्पसंख्यकों की तरफ से ये सवाल उठाया गया, खास करके ओवैसी साहब इसमें पीछे कैसे रहेंगे। और उन्होंने कहा कि भाई बताइए, मुसलमानों की वोट की बात करते हैं और उनके तरफ से किसी भी व्यक्ति को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसका क्या मतलब निकाला जाए। तो अब इस पर भी सियासत चल रही है। बहरहाल लड़ाई दमदार है, जोरदार है, कड़ी टक्कर है। प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में है, उनकी पार्टी चुनाव मैदान में है प्रशांत किशोर की, और बड़ी मजबूती के साथ प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा त्रिकोणात्मक होता जा रहा है। प्रशांत किशोर ऐसा नहीं है कि जो वोट काटेंगे वो वोट सिर्फ महागठबंधन का ही काटेंगे या एनडीए का ही काटेंगे। प्रशांत किशोर अलग अलग इलाकों में महागठबंधन और एनडीए का वोट काटेंगे। दोनों लोगों को, प्रशांत किशोर को अगर वोट मिलता है तो नुकसान होगा, उनकी पार्टी को अगर वोट मिलता है तो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा दोनों ही दलों को अलग अलग जगहों पर, जो सामाजिक परिवेश है, जो सामाजिक समीकरण है उसके आधार पर। तो ऐसे में अब ये चुनाव को लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ समय है और अभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, इंतजार करना चाहिए कि
तो पहले फेज में जब 6 तारीख को वोट डाले जाएंगे और पहले फेज में 121 विधानसभा क्षेत्रों में जब मतदान हो जाएगा, तब तस्वीर कुछ कुछ साफ होती नजर आएगी और उसके आधार पर ये कुछ बताया जा सकता है कि वोट का पैटर्न क्या है। 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा 122 विधानसभा क्षेत्रों में और उसके बाद फिर 14 तारीख को नतीजे आएंगे और उन नतीजों से साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की गद्दी पर स्थापित होंगे एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर, या आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे। ये 14 तारीख को साफ हो जाएगा। और इसके साथ ही प्रशांत किशोर की भी कि उनका अर्श पर है या फर्श पर है 10 सीट या फिर 140 सीट, ये भी साफ हो जाएगा। तो इंतजार है, कल फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, कल फिर हम आगे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।